सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल अगेन ट्यूटर 360 में आप सभी का स्वागत है। ट्यूटर 360 सबको शेयर कर जाएगा। अगला लेक्चर पढ़ेंगे किसके बारे में? हम लोग पढ़ने वाले हैं, शायद से पांचवा लेक्चर है और हम पांचवें लेक्चर में पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में। और ये रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर। जैसा कि बोला था कि इसको पढ़ेंगे और बहुत डिटेल पढ़ेंगे और बहुत आराम से पढ़ेंगे। छोटी छोटी वीडियोस है, छोटे छोटे वीडियोस में हम लोग छोटे छोटे टॉपिक्स उठाएंगे, लाइन वाइज टॉपिक उठाएंगे और बेहद मजेदार तरीके से इन सबको पढ़ रहे हैं। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम क्या बोलता है? जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम बेकार था। इलेक्ट्रॉन कोलैप्स क्यों नहीं हुआ, स्फीयर क्यों है, एटॉमिक साइज, इन सब के बारे में उसने कुछ नहीं बताया। एक्सपेरिमेंटल तो उसका ठेला भी नहीं था प्रूव करने के लिए। फिर आया था रदरफोर्ड नाम का बाबा, और रदरफोर्ड बाबा जी ने क्या बोला कि हम एक काम करते हैं, कुछ अल्फा रेज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? देखो दो तीन स्टेप में पढ़ते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक ये देखो ये अल्फा रेज थी, इस ब्लॉक से अल्फा रेज निकली सेम उसी एक्सपेरिमेंट की तरह। ये जो अल्फा रेज निकल रही है ये एक डायरेक्शन में जाए, इसलिए मैं यहां पर लगा देता हूं पोलराइजर। पोलराइजर का काम होता है पोलराइज कर देना या फिर एक डायरेक्शन में चीजों को छोड़ देना। इधर है गोल्ड फॉइल, ये है अपनी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, फिर वही ताकि पता चलता है कुछ आया है ना। तो कुछ इस तरीके से रेज जो है वो चली गई। इस बात को थोड़ा सा अलग हिस्से से समझते हैं। सपोज करो ये अल्फा रेज आ रही है, देखो एक ही है एक्सपेरिमेंट, मैं थोड़ा सा डिटेलिंग में जा रहा हूं। ये सपोज करो मान ली गोल्ड के एटम्स पड़े हुए हैं। गोल्ड की थिकनेस बहुत ज्यादा होती है उसके अंदर। अच्छा वाई गोल्ड ही क्यों लिया गया? बहुत गोल्ड महंगा होता है, सोना बहुत महंगा होता है। अगर मतलब पहना हो ना किसी ने, चमकता है। चांदी चुंदी की चेन नहीं चमकती, गोल्ड पहना हो अलग से कपड़े बाद में दिखेंगे, पहले गोल्ड की चेन दिखेगी। तो वो पावर है गोल्ड के पास, वो महंगा इसीलिए है क्योंकि उसने काम किया है खुद पे। डायमंड इसीलिए ही महंगा है। अच्छा गोल्ड की थिकनेस की वजह से, उसकी प्रॉपर्टीज की वजह से, छोटी सी गोल्ड फॉइल लूंगा और उसके अंदर भी 20,000 एटम आ जाएंगे। नंबर ऑफ एटम एक छोटी सी गोल्ड में बहुत ज्यादा आ जाएंगे क्योंकि टाइटली पैक्ड एटम्स बहुत ज्यादा। और अल्फा रेज जैसे से वो रेडिएशंस नहीं छोड़ रहा बहुत ज्यादा हार्मफुल। तो वो सब कारण थे इस गोल्ड को लेने के लिए। अच्छा ये जो रेज छोड़ी या इसी को भाई अल्फा रेज जो जा रही है, अल्फा रेज माने हीलियम की रेज यार। कुछ रेज ऐसी थी, धीरे धीरे करके समझते हैं। ऑब्जर्वेशन, चलो पहले ऑब्जर्वेशन समझेंगे, ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन समझेंगे और कंक्लूजन से रिजल्ट समझेंगे और रिजल्ट के बाद लिमिटेशन समझेंगे। ठीक है, बहुत हाई नोट्स हम लोग नहीं बनाते, आपको पता ही है ना। अपने लैंग्वेज में आप लोग लिख सकते हो, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। हम लोग किसी एग्जाम के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं। भले मैं बोल देता हूं कि 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आदत हुई पड़ी है क्योंकि बच्चों को पढ़ाया जाता है वैसे। बट हम लोग सीखेंगे, केमिस्ट्री सीखेंगे या फिर जो भी हमें जितनी भी थोड़ी बहुत आती है ना, भंडार है नॉलेज का और अलग अलग चीजें हैं। इसमें भी कोई ना कोई चैलेंज कर सकता है, आपने ये सही बताया, आपने गलत बताया, वो सब बातों को झंझट में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो बहुत सारी ऐसी रेस थी जो ऐसे सीधा जा रही थी, ये गई, ये गई, ये दौड़ गई, ये दौड़ गई, टर टर टर। ऑब्जर्वेशन ऐसी थी कि मोस्ट ऑफ द रेज गोज अनडिफ्लेक्टेड, वो सीधी चली गई, अनडिफ्लेक्टेड गई। इस बात से क्या पता चलता है? इस बात से यह पता चलता है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, खाली है वो। इसे यही तो पता चला। देखो थोड़ी सी देर में पूरा जो 2-3 घंटे लेक्चर है वो ऐसे पढ़े जाते हैं यार, और लगभग 99% की बात है ये। रिजल्ट भी क्या है भाई? एम्प्टी है। स्पेस क्या है ही नहीं, एम्प्टी स्पेस एटम के अंदर। दूसरी बात, कुछ रेज ऐसी थी जो थोड़े बहुत एंगल से डिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई थी। कुछ रेज, some rays डिफ्लेक्ट वाया स्मॉल एंगल, छोटे एंगल से वो डिफ्लेक्ट हुई। और इससे क्या बात पता चलेगी कि थोड़ा बहुत मास है कहीं, हल्का फुल्का
छोटा मोटा, कि भाई ये इसका मास उसका मास टकराया आपस में, इसका उसका मास टकराया आपस में, टकरा के उसने अपना रास्ता चेंज कर लिया, दे गॉट डिफ्लेक्टेड। मींस कंक्लूजन क्या है? स्मॉल मास। और स्मॉल मास भी है, ये कोई पर्टिकुलर पोजीशन नहीं थी, कोई कहीं भी जा रहा था, स्मॉल मास था और वो भी रिवॉल्व कर रहा था, घूम रहा था, इज देयर। रिजल्ट ये निकाला, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स थे। क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स थे, मतलब इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे ऐसे। तीसरा, अरे 20,000 में से एक ऐसी रे थी जो अपना रास्ता वापस ले रही थी, रिट्रेस देयर पाथ। मतलब इतना सॉलिड कुछ था जो कि यहां पर अटका हुआ था, यहां पर अटका हुआ था कि कोई आया और वापस ले गया इसे, कोई आया और इसे वापस ले गया, हिला भी नहीं पाया इसे। इसका मतलब था होल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट, होल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर। वो कहां पे होगा? सेंटर के अंदर होगा। और वो किसकी वजह से था? वो था न्यूक्लियॉन्स की वजह से। न्यूक्लियॉन्स माने क्या? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज था सारा का सारा। ये है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। सीधी स्पष्ट बात, इतना छोटा सा बेहद कॉम्प्लेक्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है जितना लोग कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। सिंपल सोबर सी ये कहानी रदरफोर्ड मॉडल ने बताई, बट ये भी हो गया फेल। लेकिन देखो ना, सारी बातें बता चुका था, वो बता चुका था कि बीच में कहीं न्यूक्लियस होगा जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फाइंड आउट होंगे। आज भी वैसे ही पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन हर जगह पर एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा, बस खत्म। ऐसा ही तो होता है, तो दिक्कत कहां थी भाई? लिमिटेशन थी कहां? और ये भी बता दिया एटम न्यूट्रल है, तो ऑलमोस्ट चीजें तो बता रहा था वो, लेकिन वो ऑलमोस्ट ही बना रहा था बेटा, सारी के सारी नहीं बता रहा था। और सारी बातें एक ही आदमी बता के चला जाएगा तो बाकी आदमी क्या करेंगे? तो फिर हमें देखनी पड़ेगी इसकी लिमिटेशंस। लिमिटेशंस एक लिमिटेशन से ही तुम लोग समझ जाओगे इसकी सारी की सारी कहानी। पहली बात, ये जो उसने सर्कुलर पाथ बोला था ना जिसमें वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यार वो डिफाइंड नहीं था कि कैसा सर्कुलर पाथ है, कहां है, क्यों है, क्या कहानी है। उन सब बारे में इसने कोई नहीं बताया था। अट्रैक्शंस के बारे में, मतलब फोर्सेस के बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया था। बट ये बहुत ज्यादा मेजर पॉइंट नहीं है। उसने जब ये बोला ना कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन का नाम भी दे दिया था प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन्स। ये जो केपलर थ्योरी पढ़ी थी वहीं से ही इन्फ्लुएंस्ड था ये भी, केपलर से। तो प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन जो थे, यही गड़बड़ थी कि ये प्लेनेटरी क्यों बोला। उसने बोला कि मेरा जो मॉडल है वो सोलर सिस्टम की तरह है, जैसे सन के चारों तरफ ये सन है, चारों तरफ ये घूमते रहते हैं अलग अलग प्लेनेट, कह रहे वैसे इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा है। लेकिन भाई सेंट्रीफ्यूगल ग्रेविटेशन फोर्सेस कहां गई फिर? अगर ऐसा है तो भाई लो बोलता है अगर कोई भी चीज सर्कल में घूमती रहेगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सर्कल में खुद समा जाएगी। कोई भी चीज अगर कॉन्स्टेंटली सर्कल में घूम रही है तो उसकी एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है, और अगर इंक्रीज हो रही है तो अल्टीमेटली ऐसा होगा कि वो सेंटर में आकर टकरा जाएगी, सेंटर में आकर फॉल कर देगी, अपनी सारी की सारी एनर्जी रेडिएट कर देगी। कोई भी चीज घूमेगी, एनर्जी रेडिएट करेगी। अगर उसने एनर्जी रेडिएट करी तो वो न्यूक्लियस पर आकर टकरा जाएगा, और अगर वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पर आकर टकरा गया तो एटम खत्म हो जाएगा, मैटर खत्म हो जाएगा, लाइफ खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये सारी की सारी बातें बेफिजूल की थी जब तक बोहर नहीं आया। फिर कहानी में आया बोहर। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बोहर की अगली स्टोरी में पढ़ेंगे।